नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। और हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। आज का हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी क्या होती है। तो बच्चों बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। बच्चों बायोस का जो मीनिंग होता है वह होता है लाइफ, और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। लाइफ का मीनिंग होता है जीवन, स्टडी का मीनिंग होता है अध्ययन। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या बन गई बायोलॉजी की कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो बच्चों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवन जो सजीव है, जिनके अंदर जीवन है, उनका अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कि बायोलॉजी को बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब तक आप जानते थे आपको जीव विज्ञान पढ़ाया जाता था, बायोलॉजी पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं बच्चों, तो अब से बायोलॉजी को आप दो भागों में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बॉटनी भी बोलते हैं। एक होता है हमारा जंतु विज्ञान, जिसको हम जूलॉजी भी बोलते हैं। एक होता है हमारा वनस्पति विज्ञान, एक होता है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। तो बच्चों बायोलॉजी के जो जनक थे वो है हमारे अरस्तु जी, यानी कि एरिस्टोटल। अरस्तु जी को ही इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। और बच्चों वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वह है थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक भी हमारे अरस्तु जी ही हैं, अरस्तु या एरिस्टोटल। आपको अरस्तु की जगह एरिस्टोटल भी देखने को मिल सकता है, दोनों एक ही नाम है। इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। तो बच्चों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। यहाँ तक का आप नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जीव क्या है। अभी तो हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि जीव क्या है। जीव क्या है? तो बच्चों जीव क्या होते हैं, आप में से कितने बच्चे जानते हैं? जी बिल्कुल, जीव वे होते हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जो सांस लेते हैं, जो सांस लेते हैं, जिनके अंदर
प्रोटोप्लाज्म मिलता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। आखिर ये होता क्या है? तो बच्चों माना ये एक सेल यानी कि कोशिका है, कोशिका। तो बच्चों ये है एक कोशिका यानी कि सेल, ठीक है। इसके अंदर ये पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर पाया गया है केंद्रक द्रव्य। यह है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। मैं इनके नाम लिखता हूं, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये हो गई बच्चों साइटोप्लाज्म। यानी कि कोशिका द्रव्य। यह है हमारा केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और बच्चों जी केंद्रक के अंदर मिडिल में पाया जाता है, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चों प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म बराबर होता है हमारा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो ये फैला हुआ है कोशिका द्रव्य और हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ये सब क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यानी कि हमारा जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार भी कहा गया है। जीव द्रव्य को क्या कहा गया है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। और ये किसने कहा है बच्चों? ये कहा है हैक्सले ने। किसने कहा है बच्चों? ये कहा है हैक्सले ने, ठीक है। आप यहां तक का नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे आपको समझाते हैं कि जीवों के लक्षण क्या होते हैं और उनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। यानी कि जो सजीव होते हैं उनके लक्षण क्या पाए जाते हैं उनमें, और कुछ अलग जो विशिष्ट होते हैं वो लक्षण कौन से पाए जाते हैं। तो आप नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं आगे। सजीवों के गुण। तो बच्चों सजीवों के गुण क्या होते हैं? एक तो पाए जाते हैं लक्षण, एक होते हैं विशिष्ट लक्षण। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं सजीवों में क्या लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला वृद्धि
सबसे पहले क्या पाया जाता है? वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। ये क्या हो गया? सजीवों का एक लक्षण हो गया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये एक लक्षण क्यों है, ये विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है। आप पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं सब। नंबर 2, ये पाया जाता है रिप्रोडक्शन यानी जनन। रिप्रोडक्शन। विशिष्ट लक्षण उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। नंबर 4, ये पाया जाता है हमारा कोशिका संगठन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। एक पाया जाता है पांचवा चेतना, यानी कि कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना। तो बच्चों यहाँ तक का ये आप फ्लो चार्ट बना लीजिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वृद्धि, जनन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, कोशिका संगठन, चेतना के बारे में डीपली नॉलेज लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं, ये लक्षण क्यों हैं और ये विशिष्ट लक्षण क्यों हैं। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि क्या होती है बच्चों? वृद्धि किसी भी प्रकार से हो सकती है, वह लंबाई में हो सकती है, वह भार में हो सकती है, वह चौड़ाई में हो सकती है। तो बच्चों क्या वृद्धि केवल सजीव दिखाते हैं? नहीं बच्चों, वृद्धि निर्जीव भी दिखाते हैं। अब पूछिए वो कैसे? तो हम बताएंगे आपको कैसे। ये क्या है बच्चों? यह एक रेत का टीला। क्या है बच्चों? यह एक रेत का टीला, ठीक है। यह रेत के बहुत सारे कण जो हवा के आने पर कहाँ के गिरते हैं? इसके टीले के ऊपर। इस प्रकार यह टीला ऊंचा हो जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ये दिखाता है वृद्धि। और किसके अंदर दिखा रहा है? निर्जीवों के अंदर वृद्धि दिखा रहा है। तो क्या होता है, जब निर्जीवों के अंदर भी वृद्धि होती है तो ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। ऐसे ही लकड़ी का फूलना, यानी कि कोई लकड़ी है, कोई फर्नीचर है, उस पर आप पानी डालेंगे, वो पानी में रहने के बाद वो फूल जाएगी। तो यह भी एक निर्जीवों का वृद्धि दर्शाने वाला लक्षण है, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा जनन या रिप्रोडक्शन। जनन या रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जनन या रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है? या तो केवल सजीवों में देखने को मिलता है, तो फिर ये एक विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है? तो सभी सजीव जनन नहीं दिखाते, इसमें भी कुछ अपवाद है बच्चों। वो अपवाद क्या है वो देखिए। अपवाद है, अपवाद जैसे नंबर 1 बांझ दंपति, ठीक है। नंबर 2 खच्चर। नंबर 3 हिन्नी। नंबर 4 कामगार मक्खी। तो बच्चों ये सब सजीव हैं, लेकिन ये जनन नहीं दिखाते, इसलिए जनन भी हमारा एक विशिष्ट लक्षण ना होकर एक सामान्य लक्षण है। बांझ दंपति का तो आप लोगों को पता ही है, कुछ माता पिता जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते वह बांझ दंपति कहलाते हैं। अब खच्चर आता है।
खच्चर क्या होता है बच्चों? खच्चर होता है गधा प्लस घोड़ा का बच्चा जो होता है वह खच्चर कहलाता है। गधे और घोड़े का बच्चा जो होता है वह खच्चर कहलाता है। खच्चर के अंदर क्या होता है? इसमें गधा नर होता है और घोड़ा जो होता है वह मादा होती है। घोड़ा जो होता है वह मादा होती है। तो गधे के अंदर हमारे देखने को मिलते हैं 62 गुणसूत्र। ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये जनन क्यों नहीं दिखाता है। खच्चर जनन नहीं करता तो इसके अंदर होते हैं 62 गुणसूत्र, प्लस घोड़े के अंदर होते हैं 64 गुणसूत्र। ठीक है बच्चों। अब 62 और 64 मिला के कितने होते हैं? 126 और 126 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 63, जो कि एक विषम संख्या है। खच्चर के पास गुणसूत्र कितने हैं? 63 गुणसूत्र। यह एक विषम संख्या है। मैंने ये डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें हमेशा पेयर बनाने पड़ते हैं बच्चों। पेयर रिप्रोडक्शन के लिए हमें गुणसूत्र के पेयर चाहिए, ठीक है, ना कि सिंगल गुणसूत्र। तो ये 63 आ गया। अगर ये 64 आता या 62 आता तो यह हमारा खच्चर जो है, तो खच्चर रिप्रोडक्शन कर सकता था। लेकिन यह एक विषम संख्या है जो कि जनन नहीं करती, नहीं करती। नेक्स्ट आता है हिन्नी। हिन्नी यह खच्चर का उल्टा होता है। वो कैसे? खच्चर का उल्टा सेम क्या होगा बच्चों? इसमें क्या हो जाएगा? जो गधा है और घोड़ा है, इसमें क्या था? गधा नर था, इसमें मादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें घोड़ा मादा था, यह नर हो जाएगा। बराबर बन गई हिन्नी। तो यह भी जनन नहीं दिखाएगी क्योंकि सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट लगेगा 62 और 64 का। ठीक है बच्चों, 63 गुणसूत्र इसके भी बनेंगे। कितने बनेंगे? 63। और यह एक विषम संख्या है, जिस कारण यह भी हमारी जनन नहीं दिखाती। कामगार मक्खी क्या होती है? कामगार मक्खी क्या होती है बच्चों? जो मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी जो होती है वो 3 तरह की होती है, रानी, नर और कामगार। ये जो कामगार मक्खी है ये जनन नहीं दिखाती है। बाकी ये जनन दिखाते हैं, लेकिन ये कामगार मक्खी का रोल जनन के अंदर नहीं होता है। तो हम इससे क्या जाने कि जनन एक सामान्य लक्षण है, यह एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं आगे। आ गया हमारा तीसरा, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। अब उपापचय मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? यह एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है जो कि शरीर के अंदर होती है। क्या होती है? यह शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। क्या है? शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपापचय या मेटाबॉलिज्म। यह 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी उपचय, ठीक है बच्चों, एक होती है अपचय। उपचय और अपचय, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक। ये होगी एनाबॉलिक रिएक्शन, ये हो गई कैटाबॉलिक। तो बच्चे ये हो गई कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये होगी एनाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत सरल अणु जटिल अणु बनाते हैं। सरल अणु क्या बनाते हैं बच्चों? सरल अणु जटिल अणु बनाते हैं। एग्जाम्पल, प्रकाश
संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण में यह सूर्य के प्रकाश में सरल अणु से जटिल अणु बनाते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश में भोजन तैयार करते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश और पानी, पर्णहरिम और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन निर्माण करते हैं, सरल अणु से जटिल अणु बनाते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब आती है कैटाबोलिक यानी कि अपचय। ये क्या होती है? इसके अंतर्गत जटिल अणु सरल अणु में टूटते हैं। जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ा जाता है या जटिल अणु सरल अणु के अंदर टूटते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है बच्चों वो क्या हो गए? श्वसन, पाचन। श्वसन और पाचन, ठीक है बच्चों। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है जो सजीवों का शरीर है उसका आधार ही कोशिका है। सजीवों की संरचना आधार कोशिका है। सजीवों की संरचना का आधार जो है वो कोशिका है। कोशिका हमारी सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, ठीक है। और इसका मतलब ये है, इसका मतलब सजीवों का शरीर कोशिका, सेल से मिलकर बना है। आगे हम इसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा सेल होती क्या है। ठीक है बच्चों, ये नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं। चेतना, चेतना। तो बच्चों ये क्या होती है? चेतना क्या होती है? तो बच्चों आसपास के वातावरण को महसूस करना और उसके प्रति रेस्पॉन्स देना ही चेतना कहलाती है। जो भी हमारे आसपास का वातावरण है जो हम महसूस करते हैं उसके प्रति जो हम क्रियाएं कर रहे हैं वह हमारी चेतना के थ्रू हो रही है। ठीक है, आसपास के वातावरण को महसूस करना और उसके प्रति रेस्पॉन्स देना ही चेतना है। तो बच्चों ये नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास करेंगे कल हम। ठीक है, अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो बच्चों आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, आधा घंटे के आसपास ही, क्योंकि आज की हमारी डेमो क्लास है बच्चों। हम आज शुरुआत करें, पहली क्लास है। कल की क्लास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, टाइमिंग बढ़ाएंगे हम, और कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छे से समझाने की। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बच्चों मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप केवल अगर हमें हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम आपको और अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे और आपको भी अच्छे से समझा पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, एक गुरु दक्षिणा के रूप में कर दीजिए, क्योंकि अगर हम किसी गुरु से कोई शिक्षा लेते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उनको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दें, सिर्फ एक लाइक या एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके।